दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था किस तारीख को 21 दिसंबर 2021 को। इसके बारे में आज हम सीटेट का जो सीडीबी पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम आज इससे पहले 2 वीडियोज हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 16 दिसंबर को और 20 दिसंबर को जिसका एग्ज़ाम हुआ था। तो आज हम बात करने वाले हैं 21 दिसंबर का। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल सके। तो बिना देरी के हुए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास क्या है। विकास क्या है? विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास में बदलाव किया जा सकता है, आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। विकास क्या होता है? विकास क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है, विकास बहुदिशीय होता है, विकास में बदलाव किया जा सकता है। ये जरूरी है कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित, केवल आनुवंशिकता नहीं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है? अनुवांशिकता द्वारा कौन सा होता है? आंखों का रंग। ये क्या इसके द्वारा होता है? अनुवांशिकता के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? परिपक्वता कहलाती है, निष्क्रिय समाजीकरण कहलाती है, प्राथमिक समाजीकरण कहलाती है, द्वितीयक समाजीकरण कहलाती है। ये क्या कहलाती है? द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में क्या होता है? परिवार होता है और क्या होते हैं? आस पड़ोस होता है प्राथमिक समाजीकरण। द्वितीयक में क्या होता है? स्कूल आ जाता है। अगला हम क्वेश्चन हमारा है जो उसमें बात करते हैं, ये क्वेश्चन है, कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर मतलब पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तीसरी अवस्था को कहा जाता है गुड गर्ल गुड बॉय। क्या कहा जाता है? अच्छा लड़का या अच्छा लड़की। अगला है हमारा क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना करना क्या कहला जाता है? इसे कहा जाता है समायोजन। इसे क्या कहा जाता है? समायोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिरूपित या प्रतिपादित करता है? व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, स्कीमा, अग्रिम संगठन या संवेदी मुद्रक। इसे क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय निर्माण कौन करता है? वो क्या करता है? स्कीमा करता है। अगला क्वेश्चन है, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? सिगमंड फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, लेव आगर्सी का जो सामाजिक सिद्धांत है, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, B.F. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो जो इसमें समूह की बात आ रही है, तो इस समूह की बात कौन करता है और सहपाठियों के साथ खेलने की कौन बात करता है? लेव आगर्सी की। ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का पालन करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? पाठ मतलब स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का उदाहरण कौन है? नहीं है रटना। अनुकरण करके सीखना, ये भी सही है। इशारे और संकेत सहपाठियों द्वारा संघ का साझा करके। स्कैफोल्डिंग मतलब सहारा देना। तो यहाँ पे रटना क्या है? ये इसका उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रोत्साहन करना यह है संरचनावादी के लिए उपयुक्त है। सामूहिक सहयोगिता ये भी है। प्रयोगात्मकता ये भी है। लेकिन वे क्या है? वेदन और दोहराव क्या है? ये है। रिकॉल और ड्रिल ये क्या है? ये इसका उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कितने सामान्य बुद्धि विचारक को नकारा है और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? चार्ल्स स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिनेट, थियोडोर साइमन। और अगला क्वेश्चन है क्या? हार्वर्ड गार्डनर। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है? मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। इसका सही आंसर क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संकलनात्मक मूल्यांकन, सृजनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन और मानकीकृत एवं समान मूल्यांकन। इसके किस पे बल दिया जाना चाहिए? फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, संरचनात्मक मूल्यांकन। इसका सही आंसर क्या होगा? संरचनात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद या ईगोसेंट्रिक क्या है? बच्चे के आत्म केंद्रिता का घोतक है, बच्चे के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करता है। यह क्या करता है? जटिल कार्य करते समय उसके व्यवहार में संचालन का कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? जटिल कार्य करते समय व्यवहार में संचालन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। ये किस प्रकार दर्शाता है? ये क्या होता है? हमारा जेंडर रूढ़वादिता है। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करें। ये बिल्कुल सही है कि जब बच्चों से हमने जो पढ़ाया है अगर उससे ये अपेक्षा की जाती है कि जैसा हमने पढ़ाया वैसा ही सेम टू सेम क्या करें वो हमें बताए, तो यह क्या हो जाती है, शिक्षा असफल हो जाती है। ये बिल्कुल सही है पहला। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है, इसको हम नहीं कह सकते कि यह सही है। तो हमारा क्या होगा, पहला सही है, तो ये सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की भूमिका क्या होती है। दोनों निष्क्रिय होने चाहिए, छात्र क्रियाशील, परंतु अध्यापक निष्क्रिय, छात्र और अध्यापक दोनों क्रियाशील होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छात्र और अध्यापक दोनों क्रियाशील होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों वाले समूह अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। कैसे कर सकती है, उदाहरण इसके एग्जाम्पल हैं, अपने उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। बिल्कुल सही है। कक्षा में अनुभव बच्चों के अनुभवों की विविधताओं को सम्मिलित करके, ये भी सही है। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, ये भी सही, मूल संस्कृति पर बल देके, ये देखते हैं हम। और छात्रों को प्रोत्साहित करके वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें। ये जो स्टैंडर्ड जो हमारा सिलेबस उसके अकॉर्डिंग बनाना, इसको क्या हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। तो ये हमारा नहीं होगा, बाकी तीनों सही होंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में, इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। वो दृष्टिबाधित है तो वो क्या दर्शन देख नहीं सकता है, मुद्रित पुस्तकें वो पढ़ नहीं सकता है, छोटी मुद्रा वाली वो पढ़ नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, त्रिविमीय नक्शे का और जो स्पर्श करके समझा जा सके उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा, रीना कक्षा में दी गई किसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के माध्यम से सोचती है, निम्नलिखित में किसका प्रतीक है। मानसिक क्षति, कम परिपक्वता या बोधगम्यता, अपसारी सोच या अपसारी सोच। ये किसकी सोच है, अपसारी सोच या डाइवर्जेंट थिंकिंग का। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, बी के स्थान पर डी लिखता है, अक्सर वह किससे भ्रमित है। इसे कहते हैं डिस्लेक्सिया या पठन वैकल्य। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। किस प्रकार सहायता मिल सकती है, व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम और मानकीकृत निर्देश। तो ये व्यक्ति के लक्ष्यों का निर्धारण करता है कि व्यक्ति के जो अलग अलग उनके क्या होते हैं, कार्य करने की क्षमता होती है, उसके हिसाब से क्या होता है, उनका लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है और सहयोगात्मक अधिगम देखा जाता है। तो इसमें पहला क्या होगा, पहला और तीसरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। निष्क्रिय प्राणी के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, दुष्ट जीवों के रूप में, या अपने पर्यावरण को समझने के लिए उत्सुकता के रूप में। ये सही आंसर क्या होगा, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के रूप में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की असफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों की असफलता गुणारोपण हमेशा उनके अनुवांशिक दोषों को दिया जा सकता है, गलत है। बच्चों को असफलता का कारण व्यवस्था और व्यक्तिगत ज़रूरतों को क्या करना, अनदेखा करना है, ये सही है। उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करने से क्या हो जाता है, असफलता हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उनकी ज़रूरतों को अनदेखा करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। वेधन या अभ्यास द्वारा, मतलब रिकॉल और ड्रिल के द्वारा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। ये सबसे अच्छा होता है। अगर उनके जो डेली जीवन से अगर उनको हम क्या करेंगे, ज्ञान को जोड़ेंगे तो वो जल्दी से सीख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके उनके अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार शिक्षा शास्त्र अधिगम स्थानांतरण अंततः विषय को अधिगम को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। ज्ञान अर्जन में रुकावट करता है, बिल्कुल गलत है। अधिगम रुकावट उत्पन्न करता है, बिल्कुल। छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देना, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला, अधिगम के स्थानांतरण अंतः विषय को अधिगम को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं। जैसे बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों की तरह तह बनाने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। ये कहता है अल्प अवधि स्मृति, दीर्घ अवधि स्मृति, सांवेगिक और कार्यकारी। इसे क्या कहा जाता है, दीर्घ अवधि स्मृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम इस पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। समझने के लिए सही नहीं है। छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद मिलता है। ग्रेड और जो पद होते हैं उसको निर्धारित नहीं करना चाहिए छात्रों के।
और छात्रों के अवधारणात्मक समझ को अवगत कराता है। सही, ये तो बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटि को समझने और सार्थक करने की प्रक्रिया साइंस का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। अंतर्दृष्टि सोच प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इसका क्या पूछा नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप आनंददायक और संतोषजनक हैं। तो ये क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरण की क्रिया जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों की अपेक्षाएं करना चाहिए, उसके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कोई सहसंबंध नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनके स्वयं क्षमता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती हैं। अधिगम के लिए एक मानदंड निर्धारक है। इसका क्या है, उसके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उसके अधिगम पर भी प्रभाव डालती है, जो शिक्षिका क्या करती है, अपेक्षा करती है अपने बच्चों से। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, जब शिक्षार्थी क्या करते हैं, सीखते हैं, तो उसके बाद ही क्या किया जाता है, उसको फीडबैक दे दिया जाता है, जिससे वे अपने क्या करते हैं, कक्षा का सृजन करते हैं और बाल केंद्रित कक्षा का सृजन करते हैं। बार बार प्रश्न पूछकर हतोत्साही करने कर ये बिल्कुल गलत है। बारंबार परीक्षा लेकर यह भी नहीं सही है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करना, ये कक्षा का सृजन करने के लिए अंतर नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला है, विद्यार्थियों को उनको फीडबैक देकर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्तावित करते हैं। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती करना, विद्यालय की पाठ्यचर्या को लचीलेपन में वृद्धि करना, रटंत अधिगम को महत्व देना और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो 2020 जो एनसीपी है वो किसके बारे में बात करती है, उसने विषय वस्तु में कटौती की है, ये सही बात है। पाठ्यचर्या में लचीलापन लाया है, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देता है, लेकिन रटंत अधिगम को महत्व नहीं देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर क्या होगा, 2, 3 और 4। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसके पहले जो 2 वीडियो है हमने उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू।